हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचर्स विजन। लास्ट क्लास के अंदर हमने सोलर सिस्टम स्टार्ट किया था, उसका पार्ट 1 हमने डिस्कस किया था। अब यहाँ से आगे हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 के बारे में। सोलर सिस्टम से रिलेटेड किस तरीके से क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं उनके बारे में। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है ब्लैक होल के बारे में। क्वेश्चन है कि ब्लैक होल क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टेड स्टार विद इंटेंस ग्रेविटेशनल पुल, या फिर स्टार विद वेरी लो सरफेस टेम्परेचर, या फिर स्टार विद नो एटमॉस्फेयर, या फिर पल्सेटिंग स्टार। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर बनेगा आपका कि ब्लैक होल, तो ये है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखो, जब हम ब्लैक होल की बात करते हैं तो बेसिकली क्या होता है कि जब एक स्टार के अंदर जो उसकी मेन एनर्जी का जो सोर्स है वो क्या है, न्यूक्लियर फ्यूजन। जब न्यूक्लियर फ्यूजन कम हो जाता है तो स्टार स्क्वीज करना स्टार्ट हो जाता है और बहुत ज्यादा वो डेंस हमें देखने को मिलेगा, और डेंसिटी की वजह से ग्रेविटेशनल पुल भी उसके अंदर बहुत ज्यादा होता है। तो जिसके बाद एक स्टार के अंदर जब सुपरनोवा होता है, ठीक है, सुपरनोवा, तो किसी भी स्टार के अंदर जब सुपरनोवा होगा, सुपरनोवा का मतलब होता है अ बिग एक्सप्लोजन, जब बहुत बड़ा एक विस्फोट होगा, उसके बाद हमें देखने को मिलेगा कि एक ब्लैक होल का निर्माण होता है, ब्लैक होल डेवलप होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली एक स्टार के एक्सप्लोजन के होने वजह से बनने वाले हमें देखने को मिलेगा, और इसके अंदर देखने को मिलेंगे ग्रेविटेशनल पुल, एक्सट्रीम ग्रेविटेशनल पुल, ग्रेविटी में इतनी ज्यादा होती है। ब्लैक होल इसलिए इनको बोला जाता है क्योंकि सन रेडिएशन भी यहां से पास नहीं होता है, मतलब वापिस यहां पे वापिस नहीं आता है, ये ऑब्जॉर्व कर लेते हैं इनको, सन रेडिएशन को भी, इसलिए इनको बोला जाता है ब्लैक होल, ठीक है। अब आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटेड बाय द कलर ऑफ अ स्टार। देखो, स्टार हमें देखने को मिलते हैं, कुछ ब्लू कलर के देखने को मिलेंगे, येलो कलर का होता है, रेडिश कलर का देखने को मिलेगा स्टार। तो स्टार बेसिकली क्या इंडिकेट करेगा, क्या वेट को करेगा, डिस्टेंस को, टेम्परेचर को, या फिर साइज को, ठीक है। तो यहां पे जैसे हम बात करते हैं ब्लू कलर, ब्लू कलर का स्टार होगा, उसके बाद येलो कलर का एक स्टार देखने को मिलेगा, और रेड कलर। ये तीन तरीके के कलर हमें स्टार के अंदर देखने को मिलेंगे। तो यहां पे बेसिकली किसी भी कलर का जो स्टार होगा ये क्या करेगा, टेम्परेचर, ये हमें टेम्परेचर बताएगा कि किसी भी स्टार का टेम्परेचर कितना है। अगर ब्लू कलर का हमें दिख रहा है तो इसका मतलब है यहां पे मैक्सिमम टेम्परेचर है। किसी भी स्टार का ब्लू या व्हाइटिश कलर के अंदर देखने को मिलेगा तो इसका मतलब हुआ कि स्टार जो है वो कैसा है, मैक्सिमम टेम्परेचर वाला है। येलो अगर कलर है तो यहां पे हमें देखने को मिलेगा लेस टेम्परेचर है। अगर रेड कलर का हो गया तो मतलब यहां पे लीस्ट टेम्परेचर है, सबसे कम टेम्परेचर हमें देखने को मिलेगा रेड कलर के स्टार के अंदर, ठीक है। तो कलर क्या इंडिकेट कर रहा है, यहां पे टेम्परेचर इंडिकेट कर रहा है, और टेम्परेचर और कलर ये आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हैनलेस कॉमेट अपीयर्स वंस इन अ पीरियड ऑफ। देखो, कॉमेट्स के बारे में हमने लास्ट वीडियो के अंदर भी डिस्कस किया था कि कॉमेट्स क्या होते हैं। ये बेसिकली आइसी फ्रोजन हमें डस्ट पार्टिकल्स देखने को मिलेंगे, और इनके अंदर लॉन्ग टेल भी होती है, और जैसे ये सन के पास से गुजरेंगे तो वो जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, जो आइसी पार्टिकल्स हैं, वो इवेपोरेट होंगे और इनके अंदर एक लॉन्ग टेल्स देखने को मिलेगी। ये चीज हमने पहले भी पढ़ी थी। लेकिन क्वेश्चन पूछा है कि जो एक हैली कॉमेट है ये हमें देखने को मिलेगा कितने सालों में, कितने सालों में ये अपीयर रहेगा। तो 1706, ठीक है। तो 76 ईयर के अंदर हमें ये देखने को मिलेगा। लास्ट टाइम अपीयर हुआ था 1986 के अंदर, 1986 के अंदर लास्ट टाइम हमें हैली कॉमेट देखने को मिला था। अब 76 ईयर के बाद हमें देखने को मिलेगा। तो कमेंट बॉक्स के अंदर आप यहां पे इसका आंसर दे सकते हो कि कितने साल के बाद अभी जो हमें देखने को मिलेगा हैली कॉमेट, वो किस ईयर के अंदर देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीरियस एक ब्राइटेस्ट स्टार है, ये कि तो याद रखना है, आउटसाइड ऑफ द सोलर सिस्टम। क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्राइटेस्ट स्टार का नाम बताओ जो कि हमारे सोलर सिस्टम के बाहर है। सोलर सिस्टम की जब हम बात करेंगे तो सोलर सिस्टम में जो सबसे ब्राइटेस्ट स्टार वो तो हमारा सन है, लेकिन सन के अलावा सोलर सिस्टम के बाहर जो हमें स्टार देखने को मिलेगा उसको हम बोलते हैं सीरियस, ठीक है, या साइरस भी इसको बोला जाता है। और इस कॉल्ड, अब इसको क्या बोला जाता है, कैट स्टार, डॉग स्टार, या फिर फॉक्स स्टार, लायन स्टार। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डॉग स्टार, ठीक है। तो जैसे हम बात करते हैं कॉन्स्टिलेशन की, कॉन्स्टिलेशन आपने पढ़ा था एक वर्ड, ठीक है, कॉन्स्टिलेशन। तो कॉन्स्टिलेशन बेसिकली क्या होता है, जब स्टार अ स्पेसिफिक पैटर्न फॉर्म करते हैं, तो स्टार मेक्स अ स्पेसिफिक पैटर्न, उसको हम बोलते हैं क्या, कॉन्स्टिलेशन। जैसे हम बात करते हैं उर्सा मेजर की, उर्सा मेजर के अंदर आपको स्टार देखने को मिलेंगे, जैसे
इस तरीके से कुछ स्टार जो है वो हमें देखने को मिलते हैं उर्सा मेजर के अंदर, जिसको हम बोलते हैं क्या, सप्तऋषि। ठीक है, इस तरीके से कुछ स्टार जो है वो हमें देखने को मिलेंगे और ये एक पैटर्न बेसिकली बना रहे हैं। जब स्टार एक स्पेसिफिक पैटर्न बनाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिलेशन। तो जैसे ये वाला है, इसको हम क्या बोलते हैं, उर्सा मेजर के अंदर ये पड़ेगा। ठीक है, उर्सा मेजर ये क्या है, ये एक कॉन्स्टिलेशन है। लेकिन अगर इस पैटर्न की अगर हम बात करते हैं तो पैटर्न को क्या बोला जाता है, सप्तऋषि। ठीक है, तो सप्तऋषि भी कई बार पूछ लिया जाता है कि सप्तऋषि क्या है या किस कॉन्स्टिलेशन का पार्ट है, तो उर्सा मेजर कॉन्स्टिलेशन का पार्ट है और 7 स्टार बेसिकली इसके अंदर देखने को मिलेंगे। और यहां पे देखने को मिलता है आपका नॉर्थ स्टार। तो पुराने जमाने के अंदर क्या होता था, नॉर्थ स्टार को एज अ डायरेक्शन के लिए यूज किया जाता था क्योंकि इसकी एक पर्टिकुलर लोकेशन हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। Who is the following discovered the law of planetary motion या planetary orbit? किसने प्लैनेटरी ऑर्बिट या प्लैनेटरी मोशन के जो लॉ है बेसिकली वो डिफाइन किए हैं? किसने बताया है कि किस तरीके से हमारे प्लैनेट जो है वो रिवॉल्व कर रहे हैं, सन के चारों तरफ घूम रहे हैं। सन इज द सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम। ठीक है, तो यहां पे ये किसने बताया, ये बताया हमें सबसे पहले केपलर ने। ठीक है, तो केपलर ने बेसिकली लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन ये बताए। इसके अकॉर्डिंग क्या है, इसने बोला कि सन इज द सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम। ठीक है, जो कि मॉडर्न थ्योरी भी है। लेकिन इससे पहले जब हम बात करते हैं तो सबसे पहली जो थ्योरी आई थी वो आई थी यूनिवर्स को लेके टॉलमी की। तो टॉलमी की जो थ्योरी थी वो थी जियोसेंट्रिक। ठीक है, तो ये थ्योरीज जो है वो पूछी जाती है, पूछा जाएगा आपसे कि जियोसेंट्रिक थ्योरी ये किसने दी, टॉलमी ने दी। इसने क्या बताया लोगों को, इसने बताया जियो मतलब अर्थ, अर्थ इज द सेंटर ऑफ अ होल यूनिवर्स। लेकिन ये तो बिल्कुल गलत है। अभी तो हम ऐसा पढ़ते नहीं है, हम पढ़ते हैं कि सोलर सिस्टम जिसमें हमें सन देखने को मिलेगा और सन का एक परिवार है जिसको हम सौर परिवार बोलते हैं, सोलर सिस्टम बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे टॉलमी ने सबसे पहले बताया कि अर्थ जो है वो सेंटर में है एंड अदर सेलेस्टियल बॉडी रिवॉल्विंग दी अर्थ। लेकिन ऐसा नहीं है। उसके बाद इनकी जो थ्योरीज थी, जो जियोसेंट्रिक थ्योरी है, इसको यहाँ पे खत्म कर देगा एक बंदा। कौन आएगा, कोपरनिकस आएगा। कोपरनिकस एक थ्योरी देगा, उस थ्योरी को बोला जाता है हेलियोसेंट्रिक। ठीक है, हेलियोसेंट्रिक थ्योरी। अब इसने क्या बोला, इसने बोला कि देखो ये जो टॉलमी बोल रहे थे ये बिल्कुल गलत है। अर्थ जो है वो सोलर सिस्टम के अर्थ जो है वो यूनिवर्स के सेंटर में नहीं है। तो इसने क्या बताया, अकॉर्डिंग टू हेलियोसेंट्रिक थ्योरी, इस पे क्या है, सन इज द सेंटर ऑफ अ होल यूनिवर्स। सन जो है वो सेंटर में है, किसके, यूनिवर्स के सेंटर में। लेकिन ऐसा भी नहीं है। लेकिन इसने बताया हेलियोसेंट्रिक थ्योरी के अंदर, और ये थ्योरी भी गलत हो जाएगी। और गलत कब होगी, जब केपलर यहाँ पे लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन देगा। ठीक है, ये बोलेगा कि सन जो है वो सेंटर में है सोलर सिस्टम के। ठीक है, तो ये चीज याद रखो और इन थ्योरीज के बारे में याद रखो किसने कौन कौन सी थ्योरीज दी है। नेक्स्ट आता है पार्सेक इज द यूनिट ऑफ अ मेजरमेंट। देखो पार्सेक जो है वो एक तो याद रखनी है कि पार्सेक से हम क्या मेजर करते हैं। बेसिकली डिस्टेंस यूनिट हमें देखने को मिलेगी और कौन सा डिस्टेंस ये मेजर करेगी, एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस। ठीक है, जैसे हम जनरली जब हम बात करते हैं स्पेस में कि कौन सा स्टार कितनी दूर है, तो अक्सर हम किलोमीटर का यूज नहीं करेंगे, हम करते हैं डिस्टेंस यूनिट का। दो तीन डिस्टेंस यूनिट आपको देखने को मिलेगी। एक तो होगी आपकी पार्सेक, एक होती है आपकी लाइट ईयर, और एक आपको देखने को मिलेगी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, तो ये तीन आपको डिस्टेंस से रिलेटेड, डिस्टेंस मेजर करने से रिलेटेड कुछ यूनिट देखने को मिलेगी। तो याद रखना है लाइट ईयर, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट एंड पार्सेक। तो इसमें से लार्जेस्ट आपको देखने को मिलेगी ये वाली। पूछा जाता है कई बार एग्जाम के अंदर कि लार्जेस्ट डिस्टेंस यूनिट कौन सी है, तो लार्जेस्ट डिस्टेंस यूनिट है आपकी पार्सेक। ठीक है, और इनका क्या मतलब हुआ, लाइट ईयर का मतलब, लाइट ईयर का मतलब क्या हुआ कि एक साल के अंदर लाइट कितना डिस्टेंस जो है वो कवर करती है, तो उसको हम लाइट ईयर बोलते हैं। पार्सेक क्या, ये आपको एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ये क्या होता है कि एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, उसको बोला जाता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोटेशनल एक्सिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट इज हाईली टिल्टेड। ठीक है, तो यहां पे कौन सा ऐसा प्लैनेट है जो कि अपने एक्सिस पे हाईली टिल्टेड है। जैसे हम अपनी अर्थ की बात करते हैं, ये भी टिल्टेड है,
लेकिन 23 डिग्री एंड हाफ टिल्टेड है। लेकिन हमारे जो 8 प्लैनेट है सोलर सिस्टम के, उनमें से सबसे ज्यादा टिल्टेड कौन है? मतलब ये समझ लो कि 92 डिग्री, ठीक है, या फिर 98 डिग्री कहीं पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो 90 से ज्यादा ही आपको टिल्टेड ये देखने को मिलेगा। कौन सा प्लैनेट है? यूरेनस। तो यूरेनस प्लैनेट क्या है? हाईली टिल्टेड है, ठीक है, जिसकी वजह से इसको क्या बोला जाता है? लाइंग प्लैनेट, ठीक है। तो लाइंग प्लैनेट भी इसको बोला जाता है, ठीक है, लाइंग प्लैनेट। तो लाइंग प्लैनेट का मतलब वो लेटा हुआ ग्रह। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दूर से ऐसा देखने को मिलेगा जैसे लेटा हुआ है अपने ऑर्बिट के ऊपर। क्यों? क्योंकि ये इतने ज्यादा टिल्टेड है, ठीक है, इसलिए इसको लाइंग प्लैनेट भी बोला जाता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम से रिलेटेड कौन सा इनमें से नहीं है? तो स्मॉल प्लैनेट है, जिसको हम ड्वार्फ प्लैनेट बोलते हैं, जैसे प्लूटो है। प्लूटो ड्वार्फ प्लैनेट है, लेकिन है तो सोलर सिस्टम का पार्ट। कॉमेट्स की जब हम बात करते हैं तो कॉमेट्स भी हमें देखने को मिलेंगे, जो कि आईसी पार्टिकल्स होते हैं, जैसे हमने देखा, पहले पढ़ा इनके बारे में। उसके बाद प्लैनेट है, 8 प्लैनेट है, ये तो सोलर सिस्टम का पार्ट है ही। तो इसका जो राइट आंसर है वो है नेबुला। तो नेबुला जो है वो सोलर सिस्टम का पार्ट नहीं है। ये किसका पार्ट है? ये गैलेक्सी का पार्ट है। मतलब थोड़ा सा मैं यहां पे आपको बताता हूं, नेबुला की फॉर्मेशन या नेबुला हम किसको बोलते हैं। तो नेबुला आपको देखने को मिलेगा, नेबुला बोला जाता है इसके अ मैसिव क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैस, ठीक है, या गैसेस। देखो ये एक क्लाउड आपको देखने को मिलेगा डस्ट और गैसेस का। कब ये बना, कैसे ये बना, तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं इसको आपको बताता हूं कि जब हमारे यूनिवर्स का ओरिजिन हुआ था, ठीक है, जो थ्योरी आती है यहाँ पे बिग बैंग थ्योरी। तो बिग बैंग थ्योरी हमें देखने को मिलती है जो बताती है हमें ओरिजिन ऑफ अर्थ के बारे में। तो उन्होंने बताया था कि एक सिंगल एटम हुआ करता था, एक बिग एक्सप्लोजन उसके अंदर हुआ, उसी को ही बोला गया बिग बैंग थ्योरी, ठीक है। बिग बैंग बेसिकली उसके अंदर होता है। तो सबसे पहले जो फॉर्मेशन हुई थी वो हुई थी नेबुला की फॉर्मेशन, क्योंकि जब उस एटम के अंदर विस्फोट होता है, एक एक्सप्लोजन होता है, तो उसमें से गैस निकलेगी, डस्ट है वो निकलेगी, फिर वो क्लाउड की फॉर्मेशन बनना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो बहुत सारे नेबुला मिलके, फिर जैसे क्लाउड की यहाँ पे फॉर्मेशन होगी, और फिर बहुत सारे नेबुला मिलके क्या बनाते हैं? गैलेक्सीज बनाएंगे, और गैलेक्सीज के बाद फिर धीरे धीरे स्टार बनेंगे। ये जो नेबुला होंगे बेसिकली यही क्या करेंगे? एक लेयर टू लेयर फॉर्म करते रहेंगे। जैसे मान लो ये नेबुलास है, कई छोटे थे कई बड़े थे, तो इन नेबुलास ने क्या किया? इनके अंदर डेंसिटी हमें देखने को मिलेगी, ग्रेविटी देखने को मिलेगी। तो जो बड़ा मास का वाला जो नेबुला था उसने क्या किया? छोटे वाले जो नेबुला थे अपने तरफ इनको खींचना स्टार्ट कर दिया। जिसके बाद क्या हुआ? जो फर्स्ट गैस थी यूनिवर्स के अंदर जो कि ओरिजिन हुई, वो थी आपकी हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस से क्या हुआ? ये जो छोटे वाले जो नेबुला थे ये अपनी तरफ आना इन्होंने स्टार्ट कर दिया ग्रेविटी की वजह से, और धीरे 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 एक एक्सट्रीम टेम्परेचर बनना स्टार्ट हुआ हाइड्रोजन गैस का। और जब हाइड्रोजन गैस एक एक्सट्रीम टेम्परेचर पे पहुंच जाती है तो वो हीलियम के अंदर कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाती है। और जब हीलियम के अंदर कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगी तो इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है? न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है। तो न्यूक्लियर फ्यूजन, तो न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में हमने पहले भी पढ़ा था कि न्यूक्लियर फ्यूजन स्टार्ट होता है कहां पे? जो आपका स्टार है उसके कोर पे, क्योंकि स्टार की एनर्जी का जो बेसिक सोर्स है वो क्या है? न्यूक्लियर फ्यूजन। इस तरीके से फिर हमारे स्टार बन गए, और स्टार बनने के बाद फिर इनके अंदर विस्फोट हुए, सुपरनोवा हुए, तो इसकी वजह से प्लैनेट बने, ब्लैक होल बने। तो इस तरीके से हमारे यूनिवर्स का डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है। तो ये आइडिया रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पीरियड ऑफ वन रेवोल्यूशन ऑफ सन अराउंड द सेंटर ऑफ अ गैलेक्सी। देखो एक तो आपको यह पता होना चाहिए जिस तरीके से हमारे प्लेनेट रिवॉल्व कर रहे हैं, सन के चारों तरफ घूम रहे हैं, उसी तरीके से सन भी घूमता है, ठीक है। तो सन घूमेगा, सन जो रेवोल्यूशन करेगा बेसिकली वो हमें देखने को मिलता है, वो करेगा किसका? जो गैलेक्टिक सर्कल है, ठीक है। गैलेक्टिक सर्कल, गैलेक्टिक सर्कल क्या है? सेंटर ऑफ द गैलेक्सी। जो हमारी गैलेक्सी है, हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है? मिल्की वे है। तो जो सेंटर ऑफ द गैलेक्सी है उसके चारों तरफ घूमेगा सन, लेकिन बहुत टाइम लगाएगा, ठीक है। ये समझ लो कि 226 मिलियन ईयर जो है वो लगाएगा घूमने के लिए, और इसी को ही क्या बोला जाएगा? अ कॉस्मिक ईयर। जब सन अपना एक रेवोल्यूशन, एक चक्कर काटेगा हमारी गैलेक्सी के, उसको बोला जाता है अ कॉस्मिक ईयर, ठीक है। और एस्ट्रोनॉमिकल ईयर क्या हुआ? जो आपके हमारी अर्थ सन के चारों तरफ घूमती है, कितना टाइम लगाएगी? हमारी अर्थ रेवोल्यूशन करने में टाइम कितना लगाएगी? 365 दिन और 6 घंटे, ठीक है। और ये 6 घंटे आपको देखने को मिलेंगे हर 4 साल के अंदर, 6, 12, ठीक है, 18 और 24,
तो इसलिए हम लीप ईयर भी सेलिब्रेट कर लेते हैं कि हर चौथे साल में लीप ईयर आता क्यों है, क्योंकि हमारे अर्थ का जो रेवोल्यूशन टाइम पीरियड वो इतना है 365 दिन और 6 घंटे का, लेकिन 6 घंटे हम काउंट नहीं करते हैं और 365 दिन काउंट करते हैं, तो इसलिए इसी को ही बोला जाता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, जो हमारी अर्थ प्रॉपर एक रेवोल्यूशन पूरा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सैटर्न रिंग वर डिस्कवर्ड बाय, जो आपको पता है कि भाई हमारा जो सैटर्न है उसके चारों तरफ आपको रिंग सिस्टम देखने को मिलेगा, तो पूछा जाता है कि ये किसने डिस्कवर किए थे। ठीक है, तो सैटर्न के जो रिंग्स थे वो बेसिकली डिस्कवर किए थे गैलीलियो ने। गैलीलियो था, गैलीली इनको बोला जाता है। और एक और चीज आपने याद रखनी है, गैलीलियन मून के बारे में क्वेश्चन जो है वो पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो गैलीलियन मून क्या थे, एक तो याद रखना है आपने आयो, उसके बाद कैलिस्टो आएगा। ठीक है, उसके बाद यूरोपा एंड गैनीमेड। गैनीमेड के बारे में हमने पढ़ा था कि गैनीमेड क्या है, ये लार्जेस्ट सैटेलाइट है सोलर सिस्टम का, और ये सारे के सारे जो सैटेलाइट आपको देखने को मिलेंगे ये किसके हैं, जुपिटर के। जो जुपिटर हमारा प्लेनेट है उसके ये सैटेलाइट आपको देखने को मिलेंगे, आयो, कैलिस्टो, यूरोपा, गैनीमेड, ये इंपॉर्टेंट सैटेलाइट है। सबसे पहले गैलीलियो ने इनको देखा था टेलीस्कोप से, इसलिए इनको बोला जाता है गैलीलियन मून। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि गैलीलियन मून कौन से हैं और ये किस प्लेनेट से रिलेटेड है। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारे सोलर सिस्टम के कंप्लीट होते हैं। एक पार्ट और हमें सोलर सिस्टम के अंदर देखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन यहां से आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, जय हिंद।